पापा, आपको तो पता है ना कि मैं अरुण से कितना प्यार करती हूँ। अरे लेकिन मैंने कह दिया ना कि तुम उसके साथ अब और नहीं रह सकती। बस बहुत हुआ, तुम दोनों का घूमना फिरना बंद। आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी किसी और से नहीं करा सकते। खुशी, अगर तुमने मेरी मर्जी से शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। पापा, मैं और अरुण शादी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया नहीं था। हमने मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। मैं उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। उसका घर ही मेरा ससुराल है। पापा प्लीज मान जाओ ना। अरे जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता वो शादी कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं आजकल कैसे मंदिर में पुजारी शादी करवा देते हैं बिना माँ बाप के। मैं आखिर बार कह देता हूँ खुशी, तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी होगी जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद करूंगा। पापा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। अरे एक बार खुशी की बात तो सुन लीजिए। अरे तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी वजह से ही आज ये नौबत आई है। तुमने इसे संभाल कर रखा होता तो समाज में मेरी नाक नहीं कटती। खुशी अरुण से बहुत प्यार करती है। दोनों ने मंदिर में एक दूसरे से शादी भी कर ली थी, लेकिन सुरेश जबरदस्ती खुशी को उसके ससुराल से ले आता है और उसकी शादी अपनी पसंद से कराने की बात कहता है। सुरेश कट्टर सोच का इंसान होता है जो समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटता है। खुशी को अब समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसके पिता। अब राखी खुशी को समझाती है। बेटा, अब तुम्हें ना अरुण को भुलाना होगा और तुम्हें उस घर को छोड़ना भी होगा। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कैसे उसे भूल सकती हूँ और मैं कैसे उस घर को छोड़कर आ सकती हूँ? वो ही तो अब मेरा ससुराल है। बेटा, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें ना अपने पापा की बात माननी चाहिए, क्योंकि तुम तो अपने पापा को जानती हो। उन्होंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। वो पत्थर की लकीर से कोई कम नहीं है। तुम्हें ना अरुण को जाके ये बात कहनी ही होगी और तुम उसे समझाओ कि वो तुम्हें भूल जाए और तुम भी उसे भूल जाओ और अपने उस ससुराल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दो। माँ, तुम तो मेरी बात समझो। बेटा, मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। क्या हुआ खुशी, तुम रो क्यों रही हो? क्या कहा तुम्हारे पापा ने? अरुण, पापा नहीं मान रहे। उन्होंने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी पसंद से शादी नहीं की तो वो अपनी जान ले लेंगे। खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। मैं तो कहता हूँ तुम तुम्हारे पापा की बात मान लेनी चाहिए। हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए, यही सही रहेगा। लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो और अगर तुम कभी भी परेशानी में हो तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे पास मिलूंगा। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जब साथ देने की बारी आई तो तुम पीछे हट रहे हो। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं अपने परिवार से तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ और तुम अरुण, ये तुमने क्या किया? मैंने उस घर को अपना ससुराल माना है। मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मुझे तुमसे दूर रख रही है। पापा जी, आप यहाँ? अरे आपने मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों खुद परेशानी उठाई? अरे ओ, मैं तुम्हारा कोई पापा वापा नहीं हूँ। मैं तुमसे यहाँ कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आया। इतना बताने आया हूँ, या तो खुशी से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान तो लूंगा ही, साथ में खुशी को भी जीने नहीं दूंगा, याद रखना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब कुछ गलत हो गया ना, ये प्यार का भूत 2 मिनट में उतर जाएगा तुम्हारा। ऐसा मत कहिए आप। अरे तो फिर जैसा कहा है वैसा करो और खुशी को भूल जाओ। वो यहाँ आए तो उसे कुछ भी कहकर अपने से दूर कर देना, इसी में तुम दोनों की भलाई है। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझे माफ कर देना खुशी।
खुशी कुछ दिन तक रोती बिलखती रहती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अरुण अब उसका साथ नहीं दे रहा। खुशी अपने पापा के पास जाती है। आपको मेरी शादी जहाँ करानी है वहाँ करा सकते हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, अब मुझे पता था तुम मुझे ही चुनोगी। मैं जानता था कि तुम मेरी नाक नहीं कटने दोगी। मैंने तो पहले ही तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा हुआ है। अरे अच्छे घर परिवार का लड़का है, बिजनेसमैन है। उन्हें तो तुम पहले से ही काफी पसंद हो। 2 महीने पहले शर्मा जी की एनिवर्सरी पार्टी में उन्होंने तुम्हें देखा था। उन्होंने तो तभी शादी के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। तो मैं उन्हें कल बुला लेता हूँ, तुम दोनों को मिल लेना चाहिए। क्यों बेटा, सही है ना? पापा आप शादी फिक्स कीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना है। अरे वाह, ठीक है, जैसा तुम चाहो। सुरेश अब रिंकू के परिवार से बात करता है शादी के लिए। वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने सुना कि उन्हें तो खुशी पहले से ही पसंद थी। तो अब दोनों के ही परिवार वाले शादी फिक्स कर देते हैं और ठीक 15 दिन में शादी की डेट फिक्स हो जाती है। बेटा थोड़ा तो हंस बोल ले, तेरी शादी हो रही है, तुझे ससुराल में जाना है, थोड़ा तो खुशी दिखा। मुझे मेरी शादी में जितना हंस बोलना था मैंने हंस बोल लिया माँ, और मैंने एक ही परिवार को अपना ससुराल माना है। ऐसे में रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि तुम्हारी शादी है और तुम खुश नहीं हो। मुझे किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है। पापा की खुशी के लिए ये शादी कर रही हूँ बस। और अब यहाँ कोई भी चाहे कुछ भी कहे, मेरा पहला ससुराल तो वही है। इन्हीं सब बातों और उलझनों के बीच देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और खुशी रिंकू की दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। खुशी अब ये सोचकर सब्र करती है कि अब यही उसकी जिंदगी है। उसके प्यार ने तो उसका साथ नहीं दिया, तो अब अपने पापा की खुशी के लिए उससे ये शादी निभानी ही होगी। खैर दोनों ही शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और खुशी आ जाती है रिंकू की पत्नी बनकर। खुशी का गृह प्रवेश होता है, लेकिन मन ही मन वो सोचती है कि ये शादी बस अपने पापा के लिए ही कर रही है और ये ससुराल तो उसका है ही नहीं। उसका ससुराल तो सिर्फ उसका पहला ससुराल था। वो बार बार बस यही बात सोचती रहती है। हमारे घर लक्ष्मी आई है। मैंने तो खुशी को ही अपने घर की बहू बनाने के सपने देखे थे। वाकई तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। चल अच्छा है तुम्हें अच्छे घर परिवार से लड़की मिली है, नहीं तो आजकल की लड़कियों का क्या ही भरोसा। अब क्या बताऊं बहन, बस आजकल इसी बात का तो डर रहता है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि लड़कियां शादी से कतराती है और फिर ससुराल से भाग जाती है। हाँ बहन, अच्छा है तुझे तेरी पहचान में ही अच्छे घर की लड़की मिल गई। कम से कम तुझे इस बात का डर तो नहीं रहेगा ना। मम्मी, आप सारी बात यहीं करोगी क्या? जल्दी से रस्मों को पूरा कीजिए। हाँ हाँ बेटा, कर रही हूँ। जब तुम इस घर में कदम रखो तो लक्ष्मी के साथ आना। अन्नपूर्णा का तुम्हारे हाथ में वास हो और इस घर की खुशियों को हमेशा बनाए रखना। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी बुरी नजरों से बचा कर रखे, साथ ही तुम्हें सारी खुशियाँ दे। ऐसा ससुराल तो भगवान सभी को दे। तेरे जैसी प्यार करने वाली सास भगवान करे सबको मिले। चलो अभी रस्में पूरी करने दो। मेरी बहू थक गई होगी, उसे आराम भी तो करना है। हाँ मम्मी, जल्दी कीजिए, खुशी जी को परेशानी हो रही होगी। खुशी की सास बहुत ही प्यार से उसका स्वागत करती है। खुशी का मन परेशान होता है ये देखकर कि ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन ये कभी भी दिल से इन लोगों को स्वीकार नहीं कर पाएगी। रस्में पूरी करने के बाद खुशी अपने कमरे में जाती है और रिंकू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। खुशी जी, आप आराम कीजिए। वैसे आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और हाँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। खुशी जी, आप ना गलत समझ रही हो। अब मैं तो कह रहा था कि आप आराम कीजिए। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। खुशी अगले दिन उठती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जाती है रसोई में।
उसे वैसे तो कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन जैसा भी हलवा उसे बनाना आता था वो बनाकर सभी को खिलाती है। माँ जी, ये मैंने सभी के लिए हलवा बनाया है। अरे वाह खुशी जी, आपके हाथ में जादू है। क्या हलवा बनाया आपने? रिंकू, मुझे लगता है हमारी बहू शेफ है, तभी तो इतना अच्छा हलवा बनाया है इसने। अरे सही कहती हो तुम, आज तक इतना अच्छा हलवा नहीं बना पाई हो तुम भी। और देखो तो खुशी ने कितना अच्छा हलवा सभी को बनाकर खिलाया है। मुझे तो हलवा बनाना आता भी नहीं है, तो ये लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या सच में हलवा इतना अच्छा बना है? मुझे भी खाकर देखना चाहिए। छी, ये हलवा कितना गंदा बना है। इसमें तो नमक है। रिंकू जी, माँ जी, पापा जी, इसमें तो चीनी की जगह नमक है। आपने किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, तुमने इतने मन से हमारे लिए ये सब बनाया है, तो हम इसमें कमी कैसे निकाल सकते हैं? हाँ खुशी बहू, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक लग रही है। और आज तुमने ये नमक वाला हलवा खिलाकर तो हमें और खुश कर दिया। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। ये लोग कितने अच्छे हैं। इन लोगों के साथ मैं गलत कर रही हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं, मैं इन लोगों के साथ ऐसे धोखा नहीं कर सकती। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा, और उनके बारे में, अपने उस ससुराल के बारे में जहाँ से मेरे पापा मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। खुशी जी, क्या बात है? आप ठीक तो हो ना? आप परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? देखिए, कोई बात हो तो आप मुझे बता सकती हो। वैसे आपको देख के लग रहा है आप थक चुकी हो। हाँ, सुबह सुबह उठ के खाना बनाने की आदत भी नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, आप जाके आराम कीजिए। हाँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब इनको पता चलेगा कि मैं इस घर को नहीं बल्कि किसी और घर को अपना ससुराल, किसी और को अपना ही मानती हूँ, तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। अब मैं इन्हें कैसे सच बताऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। रिंकू और उसका परिवार खुशी से यूं ही प्यार करता है, जिससे अब खुशी हर दिन यही सोचती कि वो आज उन्हें सच बताएगी, आज बता देगी, कल बताएगी। इसी तरह करके शादी के बाद कई महीने बीत जाते हैं और तब एक दिन, खुशी बहू, अब तो शादी को कई महीने हो गए। अब तो हमें खुशखबरी दे दो, हमें दादा दादी बना दो। नहीं नहीं, मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे मन में है वो बेझिझक बता सकती हो। मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें बताने के बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आप लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन बहुत दिनों से मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। अरे बताओ बेटा, क्या बात है? शादी से पहले मेरी एक शादी हो चुकी है। दरअसल मैं किसी और से प्यार करती थी और मैंने मंदिर में उससे शादी कर ली थी। उसी के परिवार को मैंने अपना ससुराल माना है, लेकिन मेरे पापा ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ रिंकू जी से मेरी दूसरी शादी करा दी। मैं आप सभी को बहुत पहले ही ये बात बताना चाहती थी, लेकिन आप सभी के प्यार की वजह से मैं बात नहीं बता पाई। खुशी उनको सारी बात बताती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि अरुण ने वक्त पर उसका साथ नहीं दिया। सभी ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और सभी की आंखें नम हो जाती हैं। खुशी अपनी बात पूरी करती है। अब आप लोगों को जो भी कहना है आप वो कह सकते हो। मैंने इतने वक्त तक आप लोगों से इस बात को छिपा कर रखा। इस बात के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। खुशी जी, आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? आपको गुस्सा आ रहा होगा ना, मैं जानती हूँ। आप गुस्सा निकाल सकते हो। बेटा, हम इस बात से गुस्सा नहीं, बल्कि हमें इस बात का दुख हो रहा है कि तुम इतने महीनों से इस दुख में रही और तुमने हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम इतनी दुखी हो। माँ जी, क्या आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो? हाँ खुशी जी, हम आपसे गुस्सा नहीं है। हम आपसे गुस्सा क्यों ही होंगे? इसमें आपकी क्या ही गलती थी। हम तो इस बात से दुखी है कि आपके साथ कितना कुछ हुआ और हमें कुछ खबर भी नहीं थी इस बात की। और हम ये सोच रहे थे
कि आप आज नहीं तो कल हम सबको अपना लोगी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आपका तो कोई और ही अपना है। आप किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मजबूरी ने उससे आपको दूर कर दिया। बेटा, तुम पर क्या बीती इस बात का एहसास तो सिर्फ तुम्हें ही हो सकता है, लेकिन अब हमसे जो होगा हम वो सब करने की जरूर कोशिश करेंगे। खुशी को लगा कि अब ये लोग उसके पापा के साथ मिलकर उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, क्योंकि ये ऊपरी मन से कह रहे हैं कि उन्हें दुख नहीं है, लेकिन ऐसी बात का दुख भला किसे नहीं होगा। अब खुशी इस बात से परेशान होने लगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, खुशी जी कहाँ हैं आप? देखिए कौन आया है। अरुण, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे सामने कभी मत आना। रिंकू, तुम्हें ये कैसे मिले? तुम दोनों साथ में कैसे? खुशी जी, आप ना मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। खुशी जी, बात ये ना कि मैं आपको दुखी देख नहीं सकता। आपका जो मुरझाया सा चेहरा है ना, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैं आपके दोस्तों के पास गया और मैंने अरुण के बारे में पूछा। तो अरुण का जब मुझे पता चला तो मैं उससे मिला और मैंने उसको जाना। तब मुझे पता चला वो एक बहुत अच्छा इंसान है जो आपके लिए बेस्ट है। और जब मैंने अरुण से बात की तो मुझे अरुण से पता चला कि आपके पापा ने इसे धमकाया था, जिसके कारण इसने आपको अपनाने से मना कर दिया और आपको शादी के लिए मजबूर किया। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। ये सारी गलती आपके पिता की थी। उन्होंने समाज के डर से आपके साथ ऐसा किया। लेकिन मैंने जब अरुण को बताया कि आप उसे कितना प्यार करती हो, उसके बिना उदास हो, तो उसे भी रहा नहीं गया और देखिए वो मेरे साथ आ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरा प्यार मेरे पास वापस लौट कर आया है, या इस बात की खुशी मनाऊं कि मुझे दूसरा ससुराल ऐसा मिला है कि जो मेरी खुशी के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं। एक तरफ मेरे पापा हैं जिन्होंने अपने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट दिया, और एक तरफ मेरे ससुराल वाले हैं जो अपनी बहू की खुशियों के लिए समाज के खिलाफ जाने को भी तैयार हैं। बेटा, तुमने हमें जब सब कुछ बता ही दिया है तो अब क्या फायदा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का। हम तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में नहीं बांधना चाहते। हाँ खुशी जी, आप किसी और से प्यार करती हो तो मैं आपके साथ जबरदस्ती तो रह नहीं सकता, और जबरदस्ती कर क्या ही पालूंगा मैं, जब आपका दिल, आपकी आत्मा किसी और के पास है तो। और इससे अच्छा ये होगा कि आप अरुण के साथ जाए और खुश रहे। और बात रही आपके पापा की, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, उन्हें मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएंगे। खुशी बेटा, हमने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है। इस घर में तेरा हमेशा स्वागत होगा बेटा। नम आंखें लिए खुशी चली जाती है अरुण के साथ, जहां वो हमेशा बहुत खुश रहती है। उसके जाने के बाद रिंकू और उसका परिवार कुछ दिन तक मायूस रहे, लेकिन सभी की भलाई के लिए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। राधा एक बहुत ही गरीब और परेशान औरत थी जो काफी मुश्किलों से अपना घर चला रही थी। राधा के पति का देहांत हो चुका था, इसीलिए राधा को अपनी बेटी ज्योति को अकेले ही पालना पड़ रहा था। लोगों के घरों का काम करके जैसे तैसे राधा अपना घर चला रही थी। एक दिन राधा को काफी देर हो जाती है और वह काम पर देरी से पहुंचती है, जहां उसकी मालकिन रूपा उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है। राधा, मैं देख रही हूँ तेरा तो ये रोज का नाटक हो रहा है। तो रोज ही काम पर देर से आती है और घर जल्दी चली जाती है। अगर काम करने का मन नहीं है तो साफ साफ बता देना, ये नाटक क्यों कर रही है। मालकिन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों भला कोई नाटक करूंगी। मैं आ रही थी काम के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत जाम मिल गया और फिर एक बच्चा भूख से रो रहा था, तो बस मैं अपना खाना उसे खिलाने लग गई। इसमें मैं लेट हो गई, लेकिन मैं पहले कभी लेट नहीं होती थी, आज ही लेट हुई हूँ बस। हे भगवान, तुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? कैसे सफेद झूठ बोल रही है। अरे आज से पहले तो तू इतनी बार लेट हुई है और घर जाने के टाइम पर जल्दी जल्दी मचा के रखती है। तेरा ये नाटक बहुत हो रहा है। देख, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ और अब दोबारा समझा रही हूँ। अपनी आदत तो सुधार ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बस मुफ्त के पैसे खाने आते हैं तुम जैसे गरीब लोगों को। नहीं मालकिन, मैं कभी भी मुफ्त के पैसे नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने पैसे कमाऊँ और उन पैसों का ही खाऊं। कभी भी मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया है। अब तो यहाँ खड़ी होकर मुझसे जुबान लड़ाएगी या काम करेगी जाके। वैसे भी एक तो लेट आई है
ऊपर से जब से आई है जुबान लड़ाई जा रही है। चली जा यहाँ से, घर का काम कर। रूपा के कहने के बाद राधा काम करने लग जाती है। राधा घर के काम कर ही रही होती है, लेकिन तभी गलती से राधा के हाथों से कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसे देख रूपा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलती है, तू क्या यहाँ बस नुकसान करने के लिए आती है? तुझसे कोई काम अच्छे से नहीं होता है क्या? जो काम करेगी उससे पहले खराब करना जरूरी समझती है। दिमाग खराब कर दिया तूने। मालकिन माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया है कुछ भी। मैं तो बस सफाई ही कर रही थी कि अचानक से मेरे हाथ से गिलास टूट के गिर गया। माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब दोबारा होने का तो कोई मौका ही नहीं दूंगी। तुम जैसे गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं, जरा सी ढील कर दे दो सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं। तू भी उसमें से ही एक है। तू निकल यहाँ से, अब तुझे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने घर के लिए दूसरी नौकरानी ढूंढ लूंगी। अब तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अकेले ही घर को संभालती हूँ। मेरी एक बेटी है, उसका भी मैं अकेले ख्याल रखती हूँ। मालकिन ऐसे मत कीजिए, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे काम से मत निकालिए ना। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। बस एक मौका दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो यहाँ से निकल हमेशा के लिए। तेरा मुझे अब कोई ड्रामा देखना ही नहीं है। रूपा राधा को काम से निकाल देती है और राधा काफी परेशान होकर घर आ जाती है और अपनी माँ को ऐसे उदास देखकर उसकी बेटी ज्योति बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या? बेटा, मुझे काम से निकाल दिया, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से। अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो ना ज्यादा पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई काम है। माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने आपको उस काम से निकाला है तो जरूर आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप परेशान मत होइए माँ। ज्योति अपनी माँ को संभालती है और अब राधा और कहीं नौकरी की तलाश करने लगती है और कई जगह काम तलाशती है, लेकिन राधा को कहीं भी काम नहीं मिलता है। दिन पर दिन राधा की काम को लेकर परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन राधा को सड़क पर चलते हुए बहुत तेज भूख लगती है। तभी उसके सामने कुछ लोग 40 रुपए में थाली वाला खाना खिला रहे थे। राधा वहां जाती है और खाना खाने लगती है। 40 रुपए में इतना कुछ मिल रहा है, यही काम तो मैं भी कर सकती हूँ। अब तक जितनी भी जगह मैंने काम किया है, सबने यही कहा है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। अगर लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना इतना ही पसंद आएगा तो मेरा काम भी अच्छा चल सकता है। भगवान, मुझे रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राधा अपनी बेटी के साथ मिलकर 30 रुपए में थाली बेचने की पूरी तैयारी में लग जाती है। सारी तैयारी होने के बाद चलती सड़क पर राधा अपनी 30 रुपए की थाली बेचने लगती है। राधा अपनी थाली कम पैसों में बेच रही थी, इसीलिए लोग वहां आने लगते हैं। कम से ही सही, लेकिन राधा को अब पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं और अब राधा के पास काम भी था। यह देखकर राधा अपनी बेटी से बोलती है, तू सही कह रही थी। भगवान ने मुझे उस काम से इसलिए ही निकाला था ताकि वो मुझे अपना कोई नया काम दे सके। भगवान की दया से अब मैं अपना नया काम कर रही हूँ। कम पैसे मिल रहे हैं, फायदा कम हो रहा है, लेकिन खुशी पूरी मिल रही है। इस काम से हमारी भी मदद हो रही है और लोगों का भी पेट भर रहा है। माँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और देखो भगवान सब ठीक कर रहे हैं। देखना आपका ये काम अच्छा चलेगा। राधा अब खुश थी क्योंकि उसके पास अपना काम था और वह अपनी मेहनत कर रही थी। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कभी काम चलता तो कभी बिल्कुल नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन सुबह से शाम हो जाती है। राधा की एक भी थाली नहीं बिकती है और राधा बेहद उदास हो जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब अगर किसी ने एक भी थाली नहीं ली तो काम का नुकसान तो होगा ही, लेकिन ये जो इतना सारा खाना बच जाएगा, मैं उसका क्या करूंगी? भगवान जी, आप देख ही रहे हो कि पहले ही कितनी सारी परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में। अब इस परेशानी से बस लड़ने की हिम्मत दे दो। अब और साहस नहीं है मेरे अंदर। राधा काफी ज्यादा परेशान होकर बैठ जाती है, पर कोई नहीं आता है। तभी एक बूढ़े बाबा कांपते हुए राधा के पास आते हैं और बोलते हैं,
बेटे, अब 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, अब भूख लग रही है, अब मेरे पास तुझे देने के लिए अब पैसा भी नहीं है, तू थोड़ा उपकार करके कुछ खिला पिला देगी तो भगवान तेरा कल्याण करेंगे। बेटे, अब भूखे को थोड़ी रोटी दे दे। अरे बाबा, आपने मुझे बेटी कहा है और बेटी से कोई खाना मांगता है क्या? आप मुझ पर अपना हक दिखाइए। और वैसे भी अगर मैं किसी की मदद कर पाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ और आपको पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। बेटे, अब मेरे पास तो काम भी नहीं है, अगर तुम मुझे काम दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। बाबा, मैं काम कैसे दे सकती हूँ? मेरा तो खुद ही काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब कभी भी आपको भूख लगे तो आप यहाँ आ जाना। मैं चाहे कितनी भी परेशानी में रहूंगी, लेकिन आपको कभी खाली पेट नहीं जाने दूंगी। राधा दिल की साफ थी, इसीलिए राधा के साथ अब अच्छा होने लगता है। कुछ दिनों बाद फूड व्लॉगर भी वहाँ पर आने लगते हैं और राधा से खाना लेकर खाने लगते हैं। उन्हें राधा का खाना बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं में से एक आदमी संजय बोलता है, मैडम जी, आपके खाने का टेस्ट और स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसका दाम इतना कम क्यों रखा है? इस महंगाई के जमाने में हर कोई पैसों के लिए लड़ ही रहा है। मैं भी लड़ रही हूँ, लेकिन मुझसे अपना फायदा देखने के बाद भी अगर लोगों का पेट भर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आपका दिल बहुत साफ है मैडम जी, और आप देखिएगा आपका काम ना बहुत अच्छा चलेगा। संजय की वो वीडियो वायरल हो जाती है और अब लोग राधा का पता ढूंढ कर वहाँ खाने के लिए आने लगते हैं और 30 रुपए की थाली से राधा बेहद फेमस हो जाती है। शाम का समय था और मौसम बहुत खराब था। अर्चना और उसके फ्रेंड ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सभी खुद को बचाने के लिए ऑफिस के बाहर की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं कि तभी अर्चना की नजर एक कुल्हड़ की चाय वाली स्टॉल पर जाती है। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने सारे फ्रेंड्स को स्टॉल पर चलने के लिए कहती है। तभी उसकी फ्रेंड काव्या बोलती है, छोड़ना यार, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो हम घर चलेंगे और वहीं चाय पियेंगे। नहीं, मुझे तो अभी कुल्हड़ वाली चाय ही पीनी है। तुझे क्या पता, जो स्वाद इसमें है वो घर की चाय में कहाँ। रहने दे तू, तेरी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे अच्छे से पता है तू कुल्हड़ वाली चाय की कितनी दीवानी है। जहाँ देख ले वहीं शुरू हो जाती है। मुझे आज तक नहीं समझ आया तुझे इस मिट्टी के बर्तन में मिलता क्या है। मिट्टी की खुशबू, और वैसे भी तूने कभी पी नहीं है तो तुझे कैसे स्वाद पता चलेगा कुल्हड़ का। अरे इसकी हर बात निराली है, इसमें जो भी खाओ उसका स्वाद एकदम बदल ही जाता है। जी गुरुजी, अब ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। बारिश बंद हो गई है, तुम्हारी कुल्हड़ की चाय का चस्का खत्म हुआ तो हम घर चलें। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है तो मत मान, बाद में कभी मान लियो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अर्चना का कुल्हड़ में चाय पीने का चस्का दिन पर दिन इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत सारे कुल्हड़ खरीद कर अपने घर में ले आती है और उसका जब भी चाय पीने का मन करता तो वो उन्हें कुल्हड़ में डालकर पिया करती। कुछ समय बाद अर्चना के लिए एक अनुराग नाम के लड़के का रिश्ता आता है और परिवार वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज अर्चना अपने कमरे में बैठकर अपनी मनपसंद कुल्हड़ वाली चाय पी रही होती है कि तभी उसकी सास कौशल्या कमरे में आती है और उसे देखकर कहती है, बहू, इस घर में बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो इस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रही है? नहीं माँ जी, बर्तन तो बहुत है, लेकिन जो मजा इस कुल्हड़ में चाय पीकर आता है वो किसी और बर्तन में कहाँ। सोचा था तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन तूने तो गवारों वाली बात कर दी, साबित कर दिया कि तू एक नालायक है। माँ जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे मैं तो हमेशा से ही कुल्हड़ में चाय पीती हूँ, इसका स्वाद बड़ा मजे का है।
मैं तो कहती हूँ आप भी पी कर देखो, ये मॉडर्न गपशप सारे भूल जाओगी। रहने दे बहू, आज के समय में कौन मिट्टी और कुल्हड़ के बर्तन इस्तेमाल करता है। लोग एक से एक महंगे बर्तन इस्तेमाल करते हैं। माँ जी आप नहीं समझोगी। अर्चना को दिन पर दिन कुल्हड़ की चाय का इतना चस्का लग गया कि उसने अब हर चीज को कुल्हड़ में ही डाल डालकर पीना शुरू कर दिया, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या जूस हो या फिर चाय। उसको कुल्हड़ की इतनी आदत हो गई कि उसे हर चीज में वही खुशबू अच्छी लगती थी और इससे उसका पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बाद कौशल्या अपनी बहू के पास आकर कहती है, आज दोपहर में मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं घर पर, तो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दियो और हाँ, अपनी गवारपंती मत दिखाइयो उनके सामने। जी माँ जी। इतना कहकर अर्चना खाने की तैयारियों में लग जाती है और सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है और थोड़ी देर बाद सबके लिए कुल्हड़ में चाय लाती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी सहेलियों के जाने के बाद अपनी बहू को जोर से आवाज देकर बुलाती है और बोलती है, तुम क्या मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो सबके सामने? तुम्हें कुल्हड़ में सब कुछ खाना पीना पसंद है तो जरूरी तो नहीं ना बाकियों को भी आएगा। घर में और बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या जो तुम सबके लिए चाय कुल्हड़ में लेकर आई? लेकिन माँ जी देखिए ना, आपको किसी ने कुछ कहा? आपकी इज्जत कहाँ खराब हुई मुझे बताइए। माँ जी वो क्या है ना, आजकल के लोग बस इलेक्ट्रॉनिक चीजों के आदी हो गए हैं। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। अरे ऐसी चीजें हमारी बॉडी को हार्म करती है। इससे अच्छा तो आप मटके का ठंडा पानी पीकर देखिए, नेचुरल हवा को फील करके देखिए, तब आपको पता चलेगा नेचर कितना ब्यूटीफुल है। तू मेरे सिर दर्द मत कर और आज के बाद कुल्हड़ का नाम भी मत लियो मेरे सामने। तेरा दिमाग खराब हो गया है और तूने बाकी घर वालों का भी कर रखा है। अर्चना के ऊपर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता। उसे हर चीज में मिट्टी की खुशबू ही अच्छी लगती है, जिसके चलते वो किचन के सारे बर्तन मिट्टी के ही ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन कौशल्या किचन में जाती है और देखती है कि किचन में सारे बर्तन मिट्टी के रखे हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारे बर्तन तोड़ देती है और साथ ही अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, आज के बाद मिट्टी की कोई भी चीज इस घर में नहीं रहेगी। जब से आई है तब से जीना हराम कर रखा है। तेरा बस चले तो हमें भी मिट्टी खिला दे। माँ जी आपने मेरे सारे मिट्टी के बर्तन क्यों तोड़ दिए? अभी थोड़े दिन पहले ही तो लाई थी। आज के जमाने में कौन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाता है बहू? एक तेरे शौक के चलते क्या सारे घर के बर्तन मिट्टी के कर दें? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपने ही मेरे सारे मिट्टी के बर्तन तोड़े हैं तो आप ही लाओगी। मैं तुझे बता नहीं रही, तुझे ताना मार रही हूँ। हे भगवान क्या करूँ मैं इसका। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रोज कौशल्या के पेट में जोरों से दर्द होता है। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी इसलिए कहती हूँ कि रोज सुबह मिट्टी के या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया करो, बहुत फायदेमंद होता है। मिट्टी से तांबे पर आ गई बहू अब तो। नहीं माँ जी, मैं तो एक नेचुरल रेमेडी बता रही हूँ। सच में यकीन कीजिए, तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे पेट को बहुत फायदे होते हैं। आप एक बार पीकर तो देखिए, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी कहूँगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो तू अपनी कुल्हड़ में चाय पीने की आदत को छोड़ देगी। ठीक है माँ जी, लेकिन अगर आपको फायदा हो गया ना तो आप मुझे कुल्हड़ के चाय पीने से नहीं रोकेंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्चना का नुस्खा काम कर जाता है, जिससे कौशल्या ठीक हो जाती है और कुछ समय बाद उसकी सहेलियां फिर से उसके घर आती है और वही चाय मांगती है जो वो पिछली बार पी कर गई थी। ये सुनकर कौशल्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबके सामने वो चुप रहती है और अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय ही ले आओ। माँ जी आपके लिए भी ले आऊँ क्या? सबके सामने वो मना नहीं कर पाती
और सभी के साथ वो भी कुल्हड़ वाली चाय पीती है। सभी लोग उसके घर की चाय की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे कौशल्या को बहुत खुशी होती है। और सबके जाने के बाद वो अपनी बहू अर्चना को बुलाकर बोलती है, सच में तुम्हारी चाय में एक अलग ही स्वाद था, जिसकी सबने बहुत तारीफ करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सारे बर्तन मिट्टी के उठा लाओ। माँ जी आप खुद ही सोचिए, जैसे बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वैसे बर्तन ही सब इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आपकी सहेलियों ने आपके घर की तारीफ की, क्यों? क्योंकि उन्हें आपके घर में कुछ अलग दिखा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। माँ जी, मिट्टी की बनी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा तक नहीं लगा सकती कि वो मिट्टी से बनी है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश होती है, और साथ ही उसमें मिट्टी के गुण भी भरपूर होते हैं। कौशल्या को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर किचन का सारा सामान मिट्टी से बना हुआ ही लेकर आती है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बाकियों के घर से कुछ हटकर भी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।